हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम इस चैप्टर की स्टोरी के एंड से करते हैं। इसका मतलब पहले हम लोग कैसे इस स्टोरी की एंडिंग हुई वहां से शुरुआत करते हैं। तो 1945 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स को सरेंडर कर दिया था। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन हुई थी न्यूरेमबर्ग में, जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम्स अगेंस्ट पीस करने वाले लोगों को पनिश करने वाली थी। यहां पर हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स की बात भी आती है। इसकी फोटो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हो सकता है आपसे इसकी फोटो दिखाकर पूछा जाए कि ये पर्सन कौन है। तो नाजिज्म और वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी वर्ल्ड वॉर 1 के एंड से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स ने एलाइड पावर्स को सरेंडर कर दिया था। इसके बारे में हमने सोशलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया पहले ही जर्मनी के साथ एक डील कर लिया था ब्रेस्ट लिटोव्स्क में, लेकिन जर्मनी बाद में जाकर हार गया था ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस जैसे कंट्रीज से, जो कि एलाइड पावर्स थे। उसके साथ ही जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और टर्की भी हार गए थे। इसके बारे में हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि कैसे ऑटोमन एम्पायर के हार से खिलाफत मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ था। तो जर्मन पार्लियामेंट का सेटअप हुआ जब जर्मन किंग ने एब्डिकेट कर दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उस जर्मन पार्लियामेंट को रीशटैग कहा गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जर्मनी ने साइन की थी एलाइड पावर्स के साथ। ये काफी हार्श ट्रीटी थी और जर्मनी को अपनी 1/10 टेरिटरीज लूज करनी पड़ी थी। इसके साथ ही जर्मनी अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को भी लूज कर दिया था। जर्मनी के कोल पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया जैसी कंट्रीज ने कब्जा कर लिया था, जो कि एलाइड पावर्स के साथ थी वर्ल्ड वॉर 1 में। वॉर गिल्ड क्लॉज के अनुसार 6 बिलियन यूरोज का कंपनसेशन देना पड़ा था जर्मनी को। ये काफी बड़ा अमाउंट था उस समय के जर्मन इकोनॉमी के लिए, और ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का कॉज आगे जाकर बनेगा, जैसा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। नवंबर क्रिमिनल्स, तो जो लोग इस ट्रीटी को सपोर्ट करते थे, मतलब जो लोग वाइमार रिपब्लिक, जो कि नया रिपब्लिक फॉर्म हुआ था किंग के एब्डिकेशन के बाद, उसको सपोर्ट करते थे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। उन्हें टारगेट किया जाता था। वो लोग जनरली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, और पॉपुलर सर्कल्स में उन्हें टारगेट किया जाता था, मतलब उन पर अटैक्स किए जाते थे। अगला है स्पार्टैकुस लीग। जैसा हमने देखा है सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन में कि रशिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट प्रॉमिस करती थी कि वो पेजेंट्स को लैंड देगी और वर्कर्स को ज्यादा राइट्स देगी। ऐसी बेसिस को, मतलब इसी प्रॉमिस के बेसिस पर लोगों ने कम्युनिज्म को अपने कंट्रीज में भी लाने की कोशिश की। ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था इस स्पार्टैकुस लीग ने हारने के बाद। तो ये स्पार्टैकुस लीग चाहती थी कि सोवियत स्टाइल में मिलिट्री टेक ओवर कर लिया जाए जर्मनी का भी। वहां पर हमने देखा था लियोन ट्रॉट्स्की ने एक मिलिट्री कमिटी को लेकर वहां की रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा दिया था। वैसे ही ये स्पार्टैकुस लीग भी थी, लेकिन इस स्पार्टैकुस लीग को फ्री कॉर्प्स नाम के एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, ये वॉर वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन था। इन्होंने वेइमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया और इस स्पार्टैकुस लीग को हरा दिया। उसके बाद स्पार्टैकुस लीग ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। अगला है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हुआ क्या कि जर्मनी को काफी ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ा था बाकी कंट्रीज को। तो जर्मनी क्या किया कि काफी सारे कंपनसेशन देने के लिए ज्यादा मनी प्रिंट करने लगा। तो आप में से हो सकता है किन्हीं लोगों को लगे कि मनी प्रिंट करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन किसी भी करेंसी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितने पेपर्स पर छपा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कंट्री की गोल्ड रिजर्व्स कितनी है। इसीलिए किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए मनी को प्रिंट करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, और वाइमार रिपब्लिक ने यही किया। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, जर्मनी इतने सारे रेपरेशंस देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था, इसीलिए उसने मना कर दिया कि वो ऐसे रेपरेशंस नहीं देगा। तो रूर पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। रूर एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करता था जर्मनी का उस समय में। अगला है जर्मनी जो प्रिंट किया मनी, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है।
इन्फ्लेशन वर्ड आपने शायद सुना होगा जब लोगों को किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है उसकी नॉर्मल अमाउंट से। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में एक कमोडिटी की प्राइस कितनी बढ़ी है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ऐसे ही जब ये इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो यूएसए ने उस समय जर्मनी को कम्युनिज्म से बचाने के लिए डावेस प्लान को इंट्रोड्यूस किया जर्मनी में। जैसा मैंने बताया था, कम्युनिज्म जनरली तब आता है जब लोग काफी गरीब और डेस्परेट हो जाते हैं और उनकी जो भरोसा होता है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर वो उठ जाता है, तो वो लोग ऐसे कम्युनिस्ट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यूएसए ने एक डावेस प्लान इंट्रोड्यूस किया। इससे जर्मनी की इकोनॉमी को काफी सुधार मिला कुछ सालों तक, लेकिन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया 1929 में। इससे द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय यूएसए में प्रोडक्शन का बूम आ गया था और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस बूम को सस्टेन करने के लिए लोगों को लोन्स दिए जा रहे थे काफी कम इंटरेस्ट रेट पर। तो जब तक लोन्स लोग चुका दे रहे थे तब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही लोगों के पास लोन्स चुकाने के लिए उतना पैसा रहा नहीं। तो हुआ क्या कि लोग बैंक्स के पास गए, जो लोगों ने जमा किया था बैंक्स में उसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक्स ने ऑलरेडी उन चीजों को बाकी लोगों को लोन कर दिया था। इसकी वजह से बैंक के पास कैश नहीं था, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई यूएसए में और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो कि वहां का स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया। इसके इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे और द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से इसे जाना गया। तो 1932 आते आते जर्मनी में स्थिति काफी खराब हो गई थी। जैसा आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% पर आकर रुक गई थी और 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो वाइमार रिपब्लिक के असफल होने का कारण सिर्फ इकोनॉमिक और वॉर रिपेरेशंस ही नहीं है। वाइमार रिपब्लिक में कुछ पॉलिटिकल डिफेक्ट्स भी थे जिनके कारण वो फेल हो गया। इनमें से एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो होता क्या था कि वाइमार रिपब्लिक काफी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें क्या था कि जो ग्रुप्स जितने परसेंटेज में पूरे नेशन में प्रेजेंट हैं उतने ही परसेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग भेजेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री में 40% इंग्लिश स्पीकर्स है, 20% जर्मन स्पीकर्स हैं और 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो इंग्लिश स्पीकर्स को 40% रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा पहले से ही सीट्स रिजर्व करके कि ये सीट्स तो इंग्लिश स्पीकर्स को ही जाएंगी और बाकी 20 जर्मन और बाकी 40 फ्रेंच लोगों को। तो इससे क्या हुआ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 50% कम से कम सीट्स तो चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसी ग्रुप के पास 50% सीट्स होती ही नहीं थी कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सके। तो बार बार गवर्नमेंट्स आती थी, गिर जाती थी और इसके कारण लोगों का एक डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया। इसके साथ ही आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को राइट दे देता था कभी भी इमरजेंसी इंपोज करने का। तो प्रेसिडेंट के मन में जब भी लगे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है तो वो उसे सस्पेंड कर देते थे और इमरजेंसी इंपोज कर देते थे। इससे लोगों को लगा कि एक डेमोक्रेसी का फायदा ही क्या है अगर उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब बात आती है हिटलर की। कैसे हिटलर इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पावर के पीक तक पहुंचा। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, न कि जर्मनी में। ये बात आप याद रखें कि उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो एक कॉर्पोरल बना। जर्मनी आकर वर्ल्ड वॉर 1 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया था 1919 के वॉर हारने के बाद। तो क्या था, जर्मनी को लेकर हिटलर काफी प्रोटेक्टिव और पैट्रियोटिक था। तो जब जर्मनी को हार मिली 1919 में तो वो काफी गुस्सा हो गया था, मतलब उसके अंदर काफी एंगर था और इसीलिए उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। इसे ही आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाजी पार्टी है। तो ये नाजी ना और सी से उठा गया है। तो जर्मनी में जो प्रोनाउंसिएशन है वो सी का जी हो जाता है, इसीलिए उसे नाजी पार्टी कहा गया। अगला है नाजी पार्टी 2.6% वोट्स ली थी, मतलब
छोटी पार्टी थी 1928 में जब इकोनॉमी बूम कर रही थी, लेकिन 1932 में जब इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो इनका वोट परसेंटेज बढ़ के 37% हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट्स नहीं मिलते थे, इसीलिए 37% वोट्स काफी थे उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक इलेक्ट करवाने के लिए। अगला है रेड बैनर्स विद स्वास्तिका नाजी सैल्यूट। ये प्रोपागैंडा को लेकर नाजी पार्टी काफी एक्टिव थी, मतलब वहां पर नाजी सैल्यूट, रेड बैनर्स विद स्वास्तिका को बड़े बड़े जगहों पर लगा दिया जाता था ताकि लोग उन्हें देखकर नाजी पार्टी को ज्वाइन करें। मतलब वो लोग एक ऐसी सिस्टम बना रहे थे जहां पर चारों तरफ लोगों को वो ही दिखें और उस प्रोपेगेंडा से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सकें। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप दी हिटलर को। 28 फरवरी को फायर डिक्री लाया गया, ये सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया। तो हुआ क्या कि जर्मन पार्लियामेंट जो था ना, रीस्टाग, उसमें आग लग गई थी और हिटलर ने कहा कि ये आग जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ने लगाई थी। हालांकि ये कभी प्रूव नहीं हो सका और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये आग नाजी पार्टी ने ही लगवाई थी। इसके बाद जो फायर डिक्री हुआ उसमें सिविक राइट सस्पेंड कर दिए गए और हिटलर ने अपने सभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को बंद करवा दिया जेल के अंदर। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट आया जिसने हिटलर को डिक्री लाकर रूल करने का राइट दे दिया। मतलब इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पे अब हिटलर का कंप्लीट कंट्रोल था। मतलब जो हिटलर इलेक्ट होकर आया था कुछ ही दिनों पहले, वो अब एक डिक्टेटर बन गया था जर्मनी का। अगला है कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस नाजी पार्टी रखती थी। रेगुलर पुलिस जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में थी, एसएस स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो जो कि सीक्रेट पुलिस थी, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस जिसे एसडी कहा जाता है। अगला है नाजी पार्टी ने जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे कराया। जैसा हमने देखा था 1932 तक जर्मनी की इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो हिटलर ने आते के साथ एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके लिए उसने जालमास कार्ट को अपॉइंट किया इकोनॉमिक मिनिस्टर के रूप में। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया और उसी समय जर्मन सुपर हाईवेज और फोक्सवैगन जो कंपनी अभी भी है वो कंपनी भी लॉन्च की गई। फोक्सवैगन का लिटरल मीनिंग हम लोग ले सकते हैं जो कार लोगों की है। मतलब ये कार इतनी चीप थी कि इसे नॉर्मल लोग भी खरीद सकते हैं और जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाए गए लोगों के आने जाने के लिए। फॉरेन पॉलिसी, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं 1939 तक काफी अच्छी थी। 1933 में वो लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस है वैसे ही लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था ताकि पीस प्रिवेल कर सके पूरी दुनिया में और फिर से ऐसी वॉर हो ना। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत से ही डूम्ड थी। मतलब यूएसए जो कि इसका फाउंडिंग मेंबर था वो ही इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था उसके बनने के कुछ साल बाद ही। तो इस लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी ने 1933 में विड्रॉ कर लिया। 1936 में राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया जाकर जर्मनी ने। राइनलैंड के रीजन को डीमिलिटराइज कर दिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर, तो अब जर्मनी ने भी उस पर भी कब्जा कर लिया था। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया। तो ऑस्ट्रिया के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया काफी सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेल से बना था। मतलब ऑस्ट्रिया में जो उस समय लोग रहते थे वो काफी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। तो ऐसे ही एक लैंग्वेज कम्युनिटी जो जर्मन बोलती थी वहां पर, उसने हिटलर को कहा कि वो आकर ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर ले। ऑस्ट्रिया की बाकी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे और इसीलिए हिटलर ने फ्रीली ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। यहीं पर बात आती है आज की स्टोरी ऑफ द डे है द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो हुआ क्या, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन थे। तो वो क्या सोचते थे कि अगर वो हिटलर को कुछ जमीन लेने देंगे तो हिटलर खुद ही रुक जाएगा अपनी भूख मिटाकर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हिटलर के प्लान्स काफी बड़े थे और जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया तो कोई भी हिटलर को कुछ नहीं कहा। इसका मतलब लोग चाहते थे कि वो अपीज करें हिटलर को कि ठीक है तुम इतना रीजन ले लो लेकिन और नहीं। उसके बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया गया और वहां पर एक डील साइन की
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, सोचिए चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन हुआ था और वहां चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी और चेकोस्लोवाकिया के जर्मन रीजन्स पर हिटलर ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हिटलर जाकर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही कब्जा करने लगा। इससे ब्रिटेन और फ्रांस काफी इनरेज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर और भी कोई इन्वेजन किया हिटलर ने तो वो वॉर डिक्लेयर कर देंगे। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड को चेकोस्लोवाकिया से लिया और फिर पूरे ही चेकोस्लोवाकिया को उसने अपने मिलिट्री रूल के अंदर ले लिया। 1939 वो पॉइंट था जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। तो जैसा जर्मनी और फ्रांस ने हिटलर को वार्न किया था कि अगर वो एक और कंट्री को इन्वेड करेगा तो जर्मनी और फ्रांस उस पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। यही हुआ 1939 में। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और वहीं से उसने इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1940 में ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच। ये तीनों नेशंस ने मिलकर इंग्लैंड और फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। वहां जापान ने जो कॉलोनीज थी एशिया में, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड्स की, उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नीदरलैंड्स की कॉलोनीज के बारे में फॉरेस्ट सोसाइटी में हम लोग पढ़ेंगे। जो डच कॉलोनीज थी वहां इंडोनेशिया में, जावा के पास, वहां पर जापान ने अटैक करके कब्जा कर लिया। उसके साथ ही बर्मा, जिसे आज हम लोग म्यांमार कहते हैं, वहां पर भी जापान का कब्जा हो गया। वियतनाम, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां पर भी जाकर जापान ने कब्जा कर लिया और जापान जल्द ही इंडिया पर भी कब्जा कर सकता था, पर उसके पहले उसने वॉर हार गया। तो 1940 के एंड में हिटलर अपने पावर के पिनेकल पे था। उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन पर भी वो रेगुलर बॉम्बिंग्स कर रहा था, इटली ने भी अफ्रीकन कॉलोनीज पर काफी अटैक करके पहुंच बना ली थी और जर्मनी अफ्रीका में भी वॉर्स जीत रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ। पर इसी समय उसने अपनी हिस्टोरिक ब्लंडर को कमिट कर दिया। उसने सोवियत यूनियन, जो कि यूएसएसआर था, उस पर अटैक किया। तो इससे हुआ क्या कि जहां वेस्ट में ऑलरेडी उसे ब्रिटिश बॉम्बिंग सहनी पड़ रही थी, अब ईस्ट में भी उसके सोल्जर्स को सोवियत यूनियन के सोल्जर्स से लड़ाई करनी पड़ी थी। और सोवियत यूनियन की जो रेड आर्मी थी वो उस समय की काफी बड़ी आर्मी थी। हुआ क्या कि सोवियत यूनियन काफी पॉपुलस कंट्री थी एज कंपेयर टू अदर नेशंस ऑफ यूरोप। तो उसकी जो इंडस्ट्रियल मशीन थी स्टालिन के अंडर, वो काफी बेटर हो गई थी। मतलब जो टैंक्स बना पा रही थी सोवियत यूनियन, उतनी क्वांटिटी में टैंक्स बनाने की कैपेबिलिटी किसी और कंट्री के पास नहीं थी। और सिर्फ इसी क्वांटिटी के बेसिस पर तो शुरुआत में तो जर्मनी ने काफी अंदर तक हमला कर दिया, लेकिन तब रशिया में ठंड पड़ने लगी। नेपोलियन के साथ भी यही हुआ था कि नेपोलियन ने रशिया पर अटैक कर दिया था और फिर सर्दियां आ गई थी और रशिया इतने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे ऊंचे कंट्रीज में से एक है, इसीलिए वहां ठंड बहुत पड़ती है और वो आर्मीज वहां जाकर वीक पड़ने लगी। उनकी सप्लाई लाइंस बहुत खिंच गई थी, इसीलिए वहां तक रसद पहुंचाना भी आर्मीज के पास मुश्किल हो गया था। उसके बाद जर्मनी की हार होनी शुरू हुई। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जो कि एक हिस्टोरिक बैटल है, वहां पहली मेजर डिफीट सहनी पड़ी थी जर्मनी को। इसके बाद पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था जापान ने। पर्ल हार्बर यूएस का एक बेस था पैसिफिक ओशन में। तो हुआ क्या कि जापान को इतनी सारी कॉलोनीज पर कब्जा करते देख यूएस ने उस पर एक एम्बार्गो लगा दिया था। मतलब जापान कहीं से भी ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो जापान इससे गुस्सा होकर यूएस को एक लेसन सिखाने के लिए एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया पर्ल हार्बर में, जिसके बाद यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया। ये भी एक मिस्टेक थी जापान की, क्योंकि इसके बाद यूएस के एंट्री के बाद जो एक्सिस पावर्स थी वो पूरी तरह से एनहाइलिएट होनी शुरू हो गई थी। मतलब यूएस और यूएसएसआर दोनों थे इस वॉर में, जो कि उस समय के सबसे बड़े और पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी। अगला है नाजी वर्ल्ड व्यू। तो वर्ल्ड वॉर 2 मई 1945 में खत्म हुआ था। जैसा आप जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिरे थे और नाजी में और नाजी का मतलब हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया था। नाजी वर्ल्ड व्यू। तो नाजिज्म बस एक थ्योरी नहीं है, मतलब ये बस एक कंट्री को रूल करने का तरीका नहीं था। इन्होंने एक पूरी थ्योरी बनाई थी सोशल और इकोनॉमिक चीजों को लेकर। नाजीज सोचते थे कि
रेशियल सुपीरियोरिटी जैसी कोई चीज होती है। मतलब वो लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सबसे ऊपर और ज्यूज को सबसे नीचे रखते थे। ज्यूज के खिलाफ उन्होंने होलोकॉस्ट लॉन्च किया था, जिसमें काफी सारे ज्यूज की हत्या कर दी गई थी एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ये दोनों बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इवोल्यूशन, सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरीज दी थी। हिटलर ने इन थ्योरीज को ट्विस्ट कर दिया अपने फायदे के लिए और ज्यूज को द लोएस्ट रंग में रखा ह्यूमन इवोल्यूशन के, और उन्हें मारने का एक प्रोसेस शुरू किया। लेवेनस्ट्रॉम एक थ्योरी था जिसके अंडर जर्मनी बाकी टेरिटरीज पर कब्जा कर ले ताकि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के रहने के लिए जगह बनाई जा सके। इसीलिए रशिया पर अटैक किया था जर्मनी ने, क्योंकि रशिया के पास काफी जमीन थी उस समय और हिटलर सोचता था कि अगर रशिया की जमीन पर उसने कब्जा कर लिया तो उसके पास इनफ स्पेस होगा एक नॉर्डिक आर्यन रेस को बढ़ाने के लिए। अगला है गेटोज। ये सेपरेट लिविंग एरियाज थे ज्यूज के लिए। पोलैंड जो कैप्चर किया था, हमने देखा था 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया था जर्मनी ने, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट पर तो जर्मनी का कब्जा हो गया था और जो दूसरा पार्ट था उसे जनरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया था। यहां पर अनडिजायरेबल्स, जिन्हें जर्मन्स नीच समझते थे, अनडिजायरेबल मतलब वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे, वो लगता था कि वो ह्यूमंस के लिए एक बोझ है, उन लोगों को वो उस जनरल गवर्नमेंट में मारने के लिए भेज देते थे। वहां पर पोलैंड की जो इंटेलिजेंसिया थी, मतलब पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे, उन्हें मार दिया गया था एक सिस्टमेटिक रूप से, ताकि पोलैंड में कोई रेबेलियन ना हो सके। इसके साथ ही जनरल गवर्नमेंट को किलिंग फील्ड ऑफ ज्यूज कहा जाता है। अगला है स्टेप्स टू डेथ। ऐसा कैसे हुआ कि इतने सालों में ज्यूज को सेग्रीगेट पहले किया गया और फिर उन्हें मारा गया? तो सबसे पहले एक्सक्लूजन। 1933 से 39 तक न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप के अंडर उन्हें सेग्रीगेट कर दिया जाता था, उन्हें अलग जगहों पर भेज दिया जाता था, उन्हें मार्क कर दिया जाता था कि ये घर ज्यूज के हैं या ये लोग ज्यू हैं। अगला है गेटोआइजेशन। इसमें 1940 के बाद से स्टार ऑफ डेविड दिया जाने लगा था लोगों को और उन्हें गेटोज में भेजा जाने लगे था, लॉर्ड्स और वॉर्सो में। वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है, मतलब पोलैंड के गेटो में ही उन्हें भेजा जाता था। एनाइलेशन 1941 के बाद से ये सारे गेटोज के नाम हैं। ऑस्विट्स गेटो पहला था जिसे इतनी बड़ी स्केल पर ढूंढा गया था, वहां काफी सारे ज्यूज की डेड बॉडीज मिली थी। यही थी वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसके लिए न्यूरेमबर्ग काउंसिल में नाजीज को पनिश किया गया था। अगला है 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को जंगवॉल्क में भेजा जाता था, 14 ईयर ओल्ड बॉयज को हिटलर यूथ में और 18 ईयर ओल्ड मेन को लेबर सर्विस में भेजा जाता था। ये एक नाजी प्रोपेगेंडा का ही पार्ट था जिसके तहत बच्चों को इंक्लूड कर लिया जाता था नाजी आइडियोलॉजी में। अगला है यूथ लीग 1922 में फॉर्म हुआ था, जिसे हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता है 1926 के बाद। अगला है वुमेन का रोल नाजी जर्मनी में। वुमेन को हिटलर कहता तो था कि वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती हैं। उन्हें ब्रोंज क्रॉस दिया जाता था 4 चिल्ड्रन, सिल्वर क्रॉस 6 चिल्ड्रन और गोल्ड क्रॉस 8 चिल्ड्रन से ज्यादा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को हिटलर बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने वुमेन को कहा कि आप प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करिए, और वो इसे प्रमोट करता था ऐसे क्रॉसेस देकर। अगला है द इटर्नल ज्यू। ये एक इनफेमस फिल्म है ज्यूज के प्लाइट के बारे में जर्मनी में, और थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स इसे चार्लोट बेराट ने लिखा है। ये लोगों के कैसे ड्रीम्स थे थर्ड राइक को लेकर, इसके ऊपर लिखी हुई बुक्स हैं। थर्ड राइक नाजी रूल को कहा जाता है जर्मनी में। मोहनदास गांधी के 2 लेटर्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो ऑरेंज में मैंने लिखा है, ये मेनली मैंने स्टेज 2 के लिए लिखा था। तो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वाइमार रिपब्लिक की, उसे फ्रेडरिक एबर्ट रूल करते थे 1990 से 1925 तक। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जून 28, 1919 को साइन हुई थी। जिप्सीज जो होते हैं उनकी ओरिजिन इंडिया से ही लिंक की जाती है। इसके साथ ही हमने चैप्टर खत्म किया है। आज के 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं, जैसा हर्ष ने सजेस्ट किया था। आप भी अपने सजेशंस नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला है हु रोट द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, ये मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ। और
व्हेन डिड द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश, माने ग्रेट डिप्रेशन शुरू कब हुआ था। थैंक यू, इसके साथ हमने चैप्टर खत्म किया।